हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। तो लेक्चर नंबर 10 बेसिकली। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीनोमियल स्टडी किए थे एंड देन मल्टीनोमियल रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी देखे थे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड देन आगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने वाले, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड देन हम आगे के जो भी टॉपिक्स है दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव या फिर फॉर एनी रैशनल इंडेक्स, जो जनरल बाइनोमियल सीरीज होता है उसको भी देखेंगे। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकते हैं वो भी देखेंगे। शायद अब तक ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी कभी भी आपको दिया जा सकता है, तो उस चीज़ को भी अपन टैकल करेंगे। और लास्ट में पीएमसी बेस्ड कुछ भी जो आपका डिविजिबिलिटी बैगर्स मेथड का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है उसके प्रॉब्लम्स को आप बाइनोमियल कोफिशिएंट के कंसेप्ट से भी कैसे कर सकते हो वो भी चीज़ अपन स्टडी करने वाले। तो मोटे मोटे तरीके से और मान लीजिए हमारे को ये चैप्टर खत्म करने में 2 लेक्चर चाहिए होगा, तो और 2 लेक्चर आपको लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को पहले फील कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो पहले, है ना, एंड देन आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी हम मल्टीनोमियल एक बार पढ़ चुके हो। तो अभी आप एक डीपीपी की तरह इस 12 क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेकर के एंड देन आप लेक्चर को देख सकते हो, कोई इशू नहीं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है समेशन ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल निकालना है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 है। ये वैल्यू आपको निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का समेशन कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। तो अगर इसको मैं समेशन को खोलने का कोशिश करूं तो ये क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, मतलब 10 फैक्टोरियल के नीचे अल्फा बीटा गामा के जगह पे वो आएगा सच दैट इन तीनों का समेशन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो मैं 0 प्लस 0 फैक्टोरियल, है ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 10, इन तीनों का समेशन भी तो 10 आ रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका एक में 1 फैक्टोरियल दे दिया, एक में 9 फैक्टोरियल दे दिया। अभी इसके अंदर भी 3 केसेस हो जाएगा, इसके अंदर भी 3 केसेस हो जाएगा ना, कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे मान लीजिए 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। तो ऐसे अलग अलग केसेस बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल देके भी बनेगा, है ना। फिर 118 देके भी बनेगा, समझ रहे हो ना, 208 118, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है सच दैट समेशन इज 10। तो वो सारे पॉसिबल चीज़ों का आपको समेशन निकालना है। तो ऐसे तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से अगर मैं ओपन करने इसको चला गया लिखने तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा लिखना, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे मल्टीनोमियल का, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर ये जो सारी चीज़ है वो किसी ना किसी एक्सपांशन में कॉफिशिएंट का काम करेगा। अभी कौन सा एक्सपांशन में वो कॉफिशिएंट का काम करेगा वही चीज़ अपने को समझना है। तुरंत पकड़ लीजिए कौन सा एक्सपांशन में। अगर मैं x प्लस वाई होल पावर 10 लिखता तो उसको मल्टीनोमियल से आप कैसे लिखते, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल, ठीक है। और बाजू में क्या आता आपका x पावर अल्फा y पावर बीटा, सही बात है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा कितना आता आपके पास, 10 आ जाता। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट एज यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 है तो ऑब्वियसली ये चीज अगर आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं इस एक्सपांशन को यूज कर सकता हूं ना सर, इस एक्सपांशन को। तो इसको अगर मैं लिखूंगा जनरल मल्टीनोमियल फॉर्मेट इसका, तो ये क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x पावर अल्फा y पावर बीटा और z पावर गामा सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको तो यही चीज निकालने बोला है, बस ये सब नहीं है। तो ये सब नहीं है मतलब क्या, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू अगर 1 आ जाता है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैं अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू वेरी करता जाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इस एक्सपांशन का जितने भी पॉसिबल टर्म्स है उन सारे टर्म्स में अलग अलग टर्म्स के जो कॉफिशिएंट होगा वो मेरे को मिलता जाएगा, है ना। तो इस समेशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो डायरेक्टली मेरे पास क्या चीजें आ रहा होगा, मेरे पास वो सारे टर्म्स का समेशन आएगा जो इस एक्सपांशन का कॉफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, जो इस एक्सपांशन का कॉफिशिएंट होगा। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये जो चीज मेरे को निकालने को दिया गया है वो क्या निकालने को दिया गया है, ये चीज इनडायरेक्टली मेरे को निकालने को दिया गया है सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट्स ऑफ, सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन कौन, x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर 10।
इस एक्सपांशन में सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट अगर आप निकाल देते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा इस सिग्मा को ओपन करने के बाद, सबको जोड़ने के बाद, वही आंसर इक्वल आएगा। और ये आंसर क्या आ रहा है एग्जैक्टली 1 1 1 डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये 3 to the power 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से चीज़ों को आपको फील करना है दोस्त, है ना। अगर आप फील नहीं कर पाओगे तो पूरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बट अगर आप फील करके चीज़ों को रिलेट कर लेते हो एक झटके में, तब चीज़ें इजीली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा होगा मेरे को, है ना। तो किस तरीके से हमने इस कंसेप्ट को रिलेट किया है, ट्राइनोमियल एक्सपांशन का जो कंसेप्ट है उसको रिलेट किया है इसके साथ, है ना, वो आप समझ सकते हो। तो यही है आपका मल्टीनोमियल का एग्जैक्ट फीलिंग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं आगे कहानी में। चलिए ध्यान से पढ़ते। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे प्रोसीड करते। चलो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर d इन द एक्सपांशन दिस। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे सर यहाँ पे तो 4 टर्म है, तो ऑब्वियसली इसको अगर आपको एक्सपांड करना है तो सर आप किससे करोगे इसको एक्सपांड? ऑब्वियसली मेरे पास एक ही रास्ता है, किससे? मल्टीनोमियल से करेंगे। मल्टीनोमियल से अगर इसको एक्सपांड किए हमने तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, डेल्टा फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर आ जाएगा a पावर अल्फा इनटू अगला टर्म कौन है? माइनस b पावर बीटा, फिर अगला टर्म कौन है? c पावर गामा, फिर अगला टर्म कौन है? माइनस d पावर डेल्टा। क्लियर? बात समझ में आए? बहुत बढ़िया। अभी अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेरे को बोला गया है a पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर और d, इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ a पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर d, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 4, बीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना? 3, गामा इज इक्वल टू 2, और डेल्टा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चारों के चारों अपने को मिल गया तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से बोलो? अपन यहाँ से कर सकते हैं कि मान लीजिए ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना होगा? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा a टू दी पावर 4 माइनस बी क्यूब c स्क्वायर और माइनस d पावर 1। तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो मेरे को और कोई टेंशन नहीं है, जो ये होगा वही हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। इसको अगर फाइनली आप ये एक पर्टिकुलर टर्म लिख रहे हैं हम, है ना, जिस टर्म में ये चीज मिलेगा ना पावर्स में, वो पर्टिकुलर टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, और साथ में आ जाएगा a पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर d पावर 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इसी का कोफिशिएंट आपको निकालने बोला था, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट जो हो गया वो यही हो गया। इसको सॉल्व की दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो हो गया, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं आगे कहानी को कि क्या बोल रहे वो लोग, क्या बोलने का प्रयास कर रहे, सोचते हैं अकॉर्डिंगली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द टर्म दैट डज नॉट कंटेन द वेरिएबल x इन दिस। मतलब हमें वो टर्म निकालना है ना, जो x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस हम बाइनोमियल में बहुत सारे कर चुके हैं, अभी ट्राइनोमियल में हमें दिया गया है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करने को। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। फाइंड द टर्म दैट डज नॉट कंटेन। तो अगर मैं इसका मल्टीनोमियल एक्सपांशन लिखता हूं पहले, ऑब्वियसली ट्राइनोमियल अगर आ गया तो आप शुरुआत मल्टीनोमियल से ही करोगे, क्योंकि ट्राइनोमियल स्पेसिफिक करके कोई टॉपिक तो पढ़ाया नहीं जाता, उसको मल्टीनोमियल के थ्रू ही अपन कर लेते। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये सिग्मा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल पावर अल्फा, फिर आ जाएगा अगला टर्म कौन है? एक्स होल पावर बीटा, और फिर अगला टर्म है 1 अपॉन एक्स, और ये होल पावर गामा। सही बात है। ये आ जाएगा x टू दी पावर 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा।
ठीक बात है। तो आपको भी बोला जाएगा और ऑब्वियसली ये तीनों का समेशन जो होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा। तो देखो दोस्त, आपके पास एग्जैक्टली 2 इक्वेशन आ रहा है और यहाँ से आपको इंटीजर सॉल्यूशन ढूंढना है कि कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 होगा और यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के ऊपर डिपेंड नहीं कराना है ना, देखा गया है ना, विच डज नॉट कंटेन द वेरिएबल x। क्लियर है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जज करना है, जहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियरली पता है कि अल्फा का वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ा है और ऑब्वियसली 10 से छोटा होगा। सिमिलरली बीटा का वैल्यू भी 0 या फिर उससे बड़ा है और 10 या फिर उससे छोटा होगा, और गामा का वैल्यू भी 0 या फिर उससे बड़ा है और 10 या फिर उससे छोटा होगा। ये तीनों चीज़ें अपने को पता है। तो अभी अगर अपन यहाँ से बात करें तो क्या बात करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं। पहले देखो एक चीज़ आप समझ जाओ, पहले मैं कुछ वेरिएबल को लॉक करना पड़ेगा, है ना, एंड देन उसके बेसिस पे बाकी वेरिएबल सोचना पड़ेगा। सही बात है। तो सोचना केसेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई रास्ता तो नहीं होगा ना, केसेस बनाना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में अगर अपन केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या बनेगा केसेस, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अल्फा को 1 देता हूँ, ठीक है, बीटा को 0 देता हूँ तो गामा आ जाएगा 2, होना तो नहीं है। अल्फा को 1 और अल्फा को 1 अगर मैं देता हूँ, अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो बीटा और गामा इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अल्फा 0 भी हो सकता है। अल्फा अगर 0 हो गया, ठीक है ना, तो बीटा और गामा इक्वल हो जाएगा। तो 2 बीटा इक्वल टू 10, तो बीटा का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो गामा भी 5 हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी, अल्फा को अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो बीटा को भी अगर 1 रखता हूँ तो 2 + 2 गामा 4 आएगा। तो 1 + 2 + 4, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। 1 + 2 + 4 कितना होगा, 7 होगा। 10 तो नहीं आएगा, समीशन ऊपर वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब बीटा चेंज करना पड़ेगा। बीटा को अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 4, नहीं बीटा को तो 2 रख चुका हूँ। 3 अगर रखता हूँ तो 5 आएगा, तो 5 और 3 8 और 1 9, नहीं हो रहा है, मिस हो रहा है। अगर 4 रखता हूँ तो 6 आएगा, तो 4 भी ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर अल्फा को 1 रखता हूँ तो बीटा को अगर मैं 3 रखता हूँ, देखो तो गामा कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इन सब का समेशन तो 10 नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6, अगर ये 6 हो गया तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू 1 रख के कोई सॉल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहा है। तो अल्फा का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। अगर अल्फा का वैल्यू 2 रखते हैं, अगर अल्फा का वैल्यू 2 रखते हैं, बीटा मान लो 0 रख दिया, तो गामा आ जाएगा 4, तो 4 और 2 तो 6 है, हो नहीं सकता। बीटा अगर 1 रखते हैं तो 5 आएगा, है ना, 5 और 1 6, 6 7 8, नहीं हो रहा है। अगर बीटा 3 रखते हैं तो 4 और 3 7, तो ये तो एक्सीड कर गया, 10 को एक्सीड कर गया। 4 अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो शायद हो जाएगा। 1 रखने से क्या आ रहा था, 1 अगर रखता हूँ तो मैं गामा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, तो ये तो 8 आ रहा था, नहीं हुआ। अगर 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, हाँ ये हो जाएगा, 2 2 6 एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी अगर मैं 2 के बाद 3 रख दिया तो 4 और 3 7, तो 7 और 3 10, ये तो एक्सीड कर जाएगा। 2 दे करके और होना नहीं है। 3 अगर देखता हूँ मैं तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 अगर आ गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। 6 अगर आ गया तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 आ गया मान लो। अभी अगर मैं बीटा को 0 रखता हूँ तो भी तो गामा 6 आ जाएगा ना, तो 6 और 3 9 हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पे मान लो 3 रखा तो ये 6 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो ये 7 आ जाएगा, शायद ये हो, नहीं ये तो 11 हो गया, है ना। 6 + 1 7 आ जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ये भी एक्सिट कर गया। 3 से भी नहीं होगा, 4 से अगर करते 0 अगर रखते हैं तो 4 0 और 8 आ जाएगा। तो ये तो शुरुआत से ही एक्सिट कर रहा है। और अगला क्या आएगा, 5 से तो होना ही नहीं है।
5 0 अगर रखेंगे तो ये 10 आएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद तो होगा नहीं, 5 ऑनवर्ड्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 रखने से ये 10 आ जाएगा। तो 10 प्लस समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि बीटा तो पॉजिटिव है ना, तो 10 प्लस पॉजिटिव अगर करेंगे तो गामा तो 10 से भी बड़ा आएगा। तो दो 10 और 10 क्वांटिटी अगर ऐड कर दोगे तो आंसर तो 10 को ऐसे ही एक्सीड करेगा, कैसे कॉमन आएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज होगा। तो ये सब जो हमने इतना देर सोचा ना, वही आपको सोच करके ये केसेस निकालना था, जो कि ईजी है, आप समझ गए एक बार से तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो x के ऊपर इंडिपेंडेंट वाला अगर दो टर्म अगर आया तो यही दोनों वो टर्म होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप चूज करो या तो ये कॉम्बिनेशन चूज करो, ठीक है। तो जो टर्म होगा, टर्म विच डज नॉट कंटेन x, वो दोनों ही तो x के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा ना, मतलब दोनों ही कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म ऐड होके तो एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो टर्म विच डज नॉट कंटेन x, विच डज नॉट कंटेन x, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x आप बोल सकते हो। तो ट्राइनोमियल में भी इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालते वो आप सीख गए। वो जो आएगा वो कितना आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो x टू दी पावर 0 आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्लस साथ में क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 10c5 है और ये कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे अगर मैं एक 4 फैक्टोरियल लगा देता हूँ, ऊपर अगर एक 4 फैक्टोरियल लगा देता हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है वो 4c2 बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो 10c6 बन जाएगा। 10c6 या 10c4 कुछ भी बोलो, ठीक है। 10c4 लिख दो तो और सुंदर लगता है। तो इस प्रोफाइल में भी ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है आपको, ठीक है। इस प्रोफाइल में भी ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है, या फिर कैलकुलेट करके पूरा आंसर, अगर कैलकुलेशन कराने का मन है तो वो लोग करा सकते हैं, ठीक है। मेंस वगैरह अगर होता है तो कैलकुलेशन कराएगा आपको, तो ऐसे भी दे सकता है, या फिर इंटीजर वगैरह अगर डाल देता है तब तो और पूछो ही मत। क्लियर है क्या, समझ हो ना। तो प्रॉपर्ली आप बात को समझ जाना, अकॉर्डिंगली जैसे जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करते जाना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इस लेक्चर में, मेरा फास्ट जो है वो भी स्लो ही होता है, क्योंकि आप मजबूत हो चुके हो, 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 18 से 20 घंटा बाइनोमियल में, पूरा देश में कोई नहीं पढ़ाता है, हकीकत बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ा के आपको स्पून फिट करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। जितने वैरायटी एग्जाम, आप कोई भी मटेरियल उठा लो, ये मेरा 11 लेक्चर देखने के बाद कोई भी मटेरियल उठा लो, मेरा चैलेंज अगर आपसे बहुत बनता नहीं तो बता दीजिएगा, PYQs तो बन ही जाएगा, ईजिली टैकल कर लोगे आप, ठीक है। कुछ ही इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है जो आपको थोड़ा सा परेशानी डाले, ठीक है, क्योंकि जो टफ चैप्टर है उससे वो लोग कठिन क्वेश्चन पूछते ही नहीं ज़्यादातर। बाइनोमियल से ऐसा कोई सॉलिड एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चन आज तक कितना ही पूछा है, आप खुद ही बोलो ना। क्लियर है। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। डिसिमिलर टर्म्स, चलो ये एक नया प्रोफाइल मिला। डिसिमिलर टर्म्स मतलब ऐसे टर्म्स आपको कितने हैं इस एक्सपांशन में जो सिमिलर नहीं है, वो आपको बताना है। जो सिमिलर नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑर्डिनरी जो अप्रोच है, बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं और क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है। चलो मैं इजी तरीके से पहले बता देता हूँ, ठीक है। डिसिमिलर टर्म्स, अभी मल्टीनोमियल एक्सपांशन इसका लिख के आप डिसिमिलर टर्म्स कैसे निकालोगे। x के पावर में यहाँ पे 2 अल्फा आ गया, यहाँ पे -2 गामा आ गया, फिर आप कैसे सोचोगे कि 2 अल्फा और -2 गामा को डिसिमिलर करना है, मतलब अनइक्वल करना है, मतलब अल्फा और गामा अनइक्वल होना है। तो ऐसे करके तो आप अल्फा और गामा का पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोच नहीं पाओगे ना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे n है, कोई फाइनाइट वैल्यू भी नहीं है, ताकि आप कुछ ना कुछ इक्वेशन बना के सोच पाओ, ठीक है। तो मल्टीनोमियल एक्सपांशन लिख के तो ये सवाल करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरा कुछ सोच सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कि बोले सर बाइनोमियल एक्सपांड करके एक बार देखते हैं ना, ये क्या है, ट्राइनोमियल ही तो है, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा एक्सपांड करने में, एक बार देख लेते हैं सर क्या होता है, मामला क्या है, एक बार देख लेते हैं फिर अपन सोचेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, NC0 1 टू दी पावर n-0, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, इंटू दिस टू दी पावर 0 तो 1 ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट, और कहानी कहाँ तक चलता जाएगा, NCN तक, ठीक है। अभी बच्चे मेरे को क्या लॉजिक देते जानते हो क्या, डिसिमिलर टर्म्स का लॉजिक वो क्या देते हैं मेरे को, वो बोलते हैं सर देखो यहाँ पे एक टर्म मिलेगा,
यहाँ पे बाइनोमियल है, बाइनोमियल का पावर में अगर n है तो n+1 टर्म होता है, यहाँ पे 2 टर्म मिलेगा, यहाँ पे 3 टर्म मिलेगा, यहाँ पे 4 टर्म मिलेगा, यहाँ पे n+1 टर्म मिलेगा। तो सर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स अगर मैं निकालने जाऊं तो जोड़ दो ना सर, सबको ऐड कर दूं, क्या दिक्कत है? जोड़ देते ना सर, जोड़ दो, क्या दिक्कत है? ये आ जाएगा सर आंसर। बच्चे मेरे को ये लॉजिक देते हैं, इनिशियली ये रिस्पॉन्स करते हैं, बट यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? ध्यान से देखो कि आपने यहाँ पे बोल दिया 2 टर्म, मैं भी समझ गया, x² और 1/x², ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने यहाँ पे बोल दिए 3 टर्म, क्या क्या आएगा 3 टर्म? एक बार वास्तव में देखो तो जरा, x⁴ 1/x⁴ कोफिशिएंट तो रहेगा, और दूसरा आएगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मिला और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो मिलके तो एक टर्म हो जाएगा, बट आपने यहाँ पे 1 काउंट किए, यहाँ पे 3 काउंट किए, मतलब इसको आपने सेपरेट टर्म काउंट किए, तो ये एक्सेस में नहीं आया क्या आपका आंसर? सिमिलरली यहाँ पे खत्म थोड़ी ना है, यही कांस्टेंट टर्म आगे भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, तो हर जगह पे आपने कुछ ना कुछ एक्सेस काउंट कर चुके हो, मतलब ये जो आपका आंसर आया वो करेक्ट तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से, क्योंकि आपको डिसिमिलर टर्म्स बोला है। अभी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है उन सबको डिसिमिलर थोड़ी ना बोल सकते, वो सब मर्ज होके तो एक सिंगल टर्म बनेगा ना। क्लियर है? तो अगर डिसिमिलर बोलता है तो ये बात क्लियर है, बोला कि सारे के सारे टर्म में x का पावर जो है वो डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो ये मामला तो है पूरा पूरा गड़बड़ है, ये तो समझ में आ गया। मल्टीनोमियल गया हमारे हाथ से, मल्टीनोमियल से सोच नहीं पाए, ये बाइनोमियल एक्सपांड करके सोच रहे थे, वो भी हमारे हाथ से गया। क्लियर है? अभी आता है हमारे पास अगला कोई थॉट जो हम सोचना चाहते हैं, कैसे करें सर, कैसे करें? मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीजों को, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये जो पैटर्न आएगा ये पैटर्न में क्या होगा, ये पैटर्न में क्या होगा। ये तो पूरा पूरा रॉन्ग है, ठीक है। ये पैटर्न में क्या होगा, जो भी टर्म्स रहेगा या तो उसमें x का पावर 0 रहेगा, ठीक है, और एज आपको यहां पे x² इंटू x, अगर इसको आप जनरल टर्म लिखोगे, इसका जनरल टर्म अगर आप लिखोगे तो जरा ध्यान से देखिए ना क्या आ रहा है। जनरल टर्म अगर आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा x⁴ होल पावर अल्फा इंटू 1 पावर बीटा इंटू 1/x² होल पावर गामा, दैट इज x का नेट पावर जो आएगा वो 2 अल्फा माइनस 2 गामा आएगा, दैट इज 2 इंटू अल्फा माइनस गामा आएगा। मतलब x का जो पावर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इवन आने वाला है, 2 का मल्टीपल आने वाला है। अल्फा और गामा कोई भी इंटीजर होके वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, बट मैक्सिमम क्या आएगा, वो इवन आएगा, जो भी आएगा वो इवन आएगा। तो अभी अगर मैं इवन, अभी यहाँ पे अल्फा माइनस गामा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैक्सिमम अगर मैं सोचूं तो मैक्सिमम में क्या सोच सकता हूं कि इसका पावर 0 और इसका पावर मैक्सिमम हो जाए, दैट इज x⁴ मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम सोचूं तो इसका पावर 0 कर दो और इसका पावर मैक्सिमम कर दो, दैट इज 1/x² पावर n, दैट इज x⁻²n। तो जो भी आंसर आएगा वो x⁻² से x⁻2n तक बीच में रहेगा, है ना, और बीच में कहीं ना कहीं पे कांस्टेंट टर्म भी आएगा, दैट इज x⁻0 वाला। तो यहां से स्टार्ट होकर के कहानी यहां तक चलता जाएगा। तो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक कितने टर्म होते हैं वो अगर अपन निकाल देते तो मामला साफ हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? अच्छा, 0 के बाद वाला टर्म क्या होगा, x नहीं होगा, x² होगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म इवन आएगा, ठीक है। और 0 के पिछला वाला टर्म भी x⁻² होगा, ना कि x⁻1। तो यहां से यहां तक n टर्म्स, यहां से यहां तक n टर्म्स, और ये एक और टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितना आ जाएगा, 2n+1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब आपने प्रॉपर्ली मल्टीनोमियल लिख के ऑब्जर्व करना चालू किए तब इजीली ये हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और भी मेरे को बच्चों से पता चलता है, और भी बच्चे अलग अलग तरीके से भी सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं जानते हो क्या? वो मेरे को ये लॉजिक भी देता है, सर एक चीज सिंपल सा दिमाग लगाओ ना, कि इसमें अगर आपको डिसिमिलर टर्म निकालने को बोल रहा है और अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप ना इसमें डिसिमिलर टर्म निकालो इस एक्सपांशन में, क्या इन दोनों में हकीकत में कोई अंतर है, कोई डिफरेंसेस दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है ना भाई,
एक्सपांशन तो सेम नहीं होगा बट डिसिमिलर टर्म तो सेम होगा, बस इस 1 की जगह पे 2 लिख दिया, कांस्टेंट चेंज हुआ और क्या है, डिसिमिलर टर्म तो सेम हुआ ना, बाकी मामला तो सब कुछ सेम है। अभी आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा आपको, फायदा होगा ना, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, ये है कौन, पहचानो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x + 1/x होल स्क्वायर, और वो होल स्क्वायर और n मिल करके ये ट्वाइस n हो जाएगा, तो ये बाइनोमियल बन गया। तो इस बाइनोमियल में डिसिमिलर टर्म कितना आएगा, ये तो कंफर्म है, बता ही दोगे। इस बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म आ जाएगा 2n + 1। यहाँ पे जितना है इससे एक ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अंदर आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे x का पावर और 1/x का पावर वो कभी भी कैंसिल आउट होकर के सेम आंसर नहीं देगा, एक ही बार देगा वो कांस्टेंट टर्म जो कि एक ही बार काउंट हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो वही चीज है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को बच्चों से ही पता चलता है ये सारी चीजें, है ना। तो जो भी मैंने जितना वैरायटीज मैं बता सकता था आपको, वेरिएशन, वो मैं बता दिया आपको। क्लियर है, अपन आगे चलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैशनल टर्म निकालना है, बड़ा प्यारा सा, मतलब क्या बोले, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, मतलब लगभग पूछते ही रहता है, पूछते पूछते एग्जाम वाले थक जाते हैं। ठीक है, बट इसको पूछना बंद नहीं करते। चलिए आगे सोचते हैं हम लोग। चलिए अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन दिस। ओके, है ना, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म निकालना है। रैशनल टर्म मतलब पावर्स क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। पावर में फ्रैक्शन आ गया तो इरेशनल आ जाएगा ना, इरेशनलिटी। ठीक है, चलो, तो अगर पावर में इंटीजर आपको दिखना है तो इसको आप जनरल टर्म तो लिखना पड़ेगा, बिना जनरल टर्म लिखे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ट्राइनोमियल है तो 3 आएगा वेरिएबल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑब्वियसली 10 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और 2 टू द पावर 1/2 होल पावर अल्फा, ये हो जाएगा 2 पावर अल्फा बाई 2, है ना, 3 पावर बीटा बाई 3 और 5 पावर गामा बाई 6। ठीक है, तो फॉर रैशनल टर्म्स मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर रैशनल टर्म्स अल्फा बाई 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर। बीटा बाई 3 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, और गामा बाई 6 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। ठीक है, और ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा तीनों का ही रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो वैरायटीज क्या क्या एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होगा, 10 के इक्वल होगा। तो क्या क्या वेरिएशन आएगा यहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस जगह से आपको क्या मिल रहा होगा कि अल्फा जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा, बीटा जो होगा वो 3 का मल्टीपल एक इंटीजर होगा, और गामा जो होगा वो 6 का मल्टीपल एक इंटीजर होगा। सही बात है। तो चलिए यहाँ से सोचना है चीज़ों को, कैसे सोचेंगे अभी देखो ज़रा ध्यान से, कैसे सोचेंगे। चलो, तो देखो अल्फा का जो रेंज होगा आपके पास, अल्फा का जो रेंज होगा, अल्फा के पास जो पॉसिबल ऑप्शंस होगा वो क्या क्या होगा, 0 2 4 6 8 10, यही तो होंगे, इसके बाहर तो नहीं जा सकते हो क्योंकि 10 को तो क्रॉस नहीं कर सकते हो। बीटा के पास जो ऑप्शंस होंगे वो 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और गामा के पास जो ऑप्शन होगा वो 0 और 6 ही होगा। तो अभी आपको इनमें से 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोच करके निकालना है सच दैट सम इज 10। तो अगर मैं गामा को 0 पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो गामा को 0 सेलेक्ट किया, तो अगर गामा को 0 सेलेक्ट किया तो अल्फा और बीटा का समेशन 10 आना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा को 0 लेता हूँ तो अल्फा के साथ तो कोई भी आ नहीं सकता है सच दैट समेशन 10 आ जाए,
पॉसिबल नहीं है। अगर अल्फा को 2 लेता हूं तो भी कोई दिख नहीं रहा है। 4 लेता हूं, हाँ तो 4 के साथ 6 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है सच दैट समेशन 10 आ जाए, ठीक है। फिर 6 अगर लेता हूं तो यहाँ पे 4 चाहिए, नहीं हो सकता है। 8 अगर लेता हूं तो यहाँ पे 2 चाहिए, नहीं मिल रहा है। 10 अगर लेता हूं तो यहाँ पे 0 मिल सकता है। तो 10 और 0 ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो अल्फा गामा का वैल्यू 0 रख के हमने सारे केसेस देख लिए, है ना। अभी अगर मैं गामा को 6 रखता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या चाहिए, इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अल्फा और बीटा को इस तरीके से सिलेक्ट करो सच दैट समेशन 4 आ जाए। तो अल्फा को अगर 0 लेता हूँ तो यहाँ पे 4 तो दिख नहीं रहा है, 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 चाहिए, दिख नहीं रहा है, 4 लेता हूँ तो 0 दिख रहा है, 4 और 0 आ सकता है। 6 लेता हूँ तब तो ये एक्सीड कर जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से आपको दिखेगा नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास कितना ऑप्शंस आएगा, 3 ही ऑप्शंस आएगा, ठीक है, जहां पे आपको रैशनल चीजें मिल रहा होगा। तो आपको बोला गया है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स निकालने को। तो सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म हो जाएगा, है ना। सारे रैशनल टर्म्स निकालो और निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दो 4 6 0, तो ये कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 2, 3 to the power 6 by 3 2 और गामा 5 to the power भी 0 आ जाएगा। प्लस अगला वाला अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 2 to the power अगर देखूँ तो 5 आ जाएगा, 3 to the power 0 और 5 to the power भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला अगर देखो तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 2 पावर अगर मैं देखूं तो 2 आ जाएगा, 3 पावर अगर देखूं तो 0 आ जाएगा, 5 पावर अगर देखूं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सही बात है। तो इन तीनों को जोड़ देना, आपके पास अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे पास है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, अगर होता है फाइनल आंसर तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ 12632 इज योर फाइनल आंसर। 1 कितना 12632 कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलो 5 भी हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 6। इसे आप अटेम्प्ट करके देखिएगा सॉल्यूशन, तभी फायदा होगा, है ना। डीपीपी की तरह करो ना, क्लास में अगर होता तब तो करने ही देता, थोड़ी ना ऐसे सॉल्यूशन खड़ा खड़ा बताते जाता, क्योंकि बेसिक्स तो पता है ना, अभी तो आप सोच सकते हो। चलो, तो अगर अपन बात करें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर 6, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म, ठीक है, which does not contain x, which contain x but not y। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो, है ना। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स आपको निकालना है जो इस एक्सपांशन में है, जो x को कंटेन करता है बट y को कंटेन नहीं करता है। सही बात है, जो x को तो कंटेन करता है बट y को कंटेन नहीं करता है। तो पहले मैं ऐसे सोच देता हूं ना कि जो y को कंटेन नहीं करता है, सही बात है। तो अगर y को कंटेन नहीं करने वाले के बारे में आप सोचना चाहते हो पहले, तो ऑब्वियसली y को सेपरेट करोगे। अगर आप y को सेपरेट करोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि सर चलो ऐसे इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर देते। तो अगर ऐसे बाइनोमियली इसको एक्सपांड करेंगे तो जो भी टर्म आएगा उसमें एक ही टर्म ऐसा होगा जहां पे y प्रेजेंट नहीं होगा, और वो कौन सा होगा, आखिरी वाला NCN वाला, y to the power 6 minus 6 into x plus z plus 6 whole to the power 6। यहाँ पे y इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सारी जगह पे तो y प्रेजेंट हो गया, तो इनसे तो अपने को कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें वही टर्म निकालने को बोला है जहां पे y प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे पूरा पूरा आपको क्या दिख रहा है, ये क्या होगा, ये पूरा पूरा आपका x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 6। तो यहाँ पे y कहीं पे भी रहेगा नहीं, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये काम तो आपका हो गया, आपको वो टर्म तो मिल गया जहां पे y रहेगा नहीं, ठीक है। अभी अगर आप इसको एक्सपांड करने जाओगे तो यहाँ पे x z w वापस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्स जेड डब्ल्यू वापस अगर सब कुछ आया तो अभी आपका कंडीशन क्या है कि एक्स को रखना पड़ेगा। मतलब अभी आपको उन सारे टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है जहां पे एक्स प्रेजेंट है ही है। समझ में आ रहा है? एक्स प्रेजेंट जहां पे होगा ही होगा। बात समझ रहे हो ना? जहां पे आपका एक्स प्रेजेंट जो है वो होना ही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे 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 बोल सकता हूं ना, ऐसे बोल सकता हूं ना कि एक्स को अगर प्रेजेंट होना ही है तो कहानी में क्या होगा, इसको ऐसे सोच सकते हैं अपन, ऐसे सोच सकते हैं ना। ठीक है, तो इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होगा कहां पे, आखिरी वाले पे, जो पहले में यहां पे हो रहा था z प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 6 वाले पे सिर्फ एक्स प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी सारी जगह पे तो एक्स प्रेजेंट होगा ना। तो मैं इसका जो आंसर है, मेरे को सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स निकालने को बोला है ना, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 6, उसमें से ये घटा दो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन ओनली z प्लस डब्ल्यू टू द पावर 6, दैट इज आखिरी वाला, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस एक्सपांशन में जो आखिरी वाला टर्म होगा 66 x टू द पावर 0 z प्लस डब्ल्यू होल टू द पावर 6, उसमें ही सिर्फ x नहीं रहेगा, बाकी सारी जगह पे तो x रहेगा। तो टोटल इस पूरा एक्सपांशन में जो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट है उसमें से इस एक्सपांशन में जो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट है उसको घटा देते, तो आपके पास वो टर्म मिल जाएगा जहां पे x तो होगा बट y नहीं होगा, और एज आप सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो वो कोफिशिएंट का सम भी आ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इसमें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल को 1 रख दोगे तो 3 पावर 6 आ गया, और यहाँ पे भी वेरिएबल को 1 रख दो तो 2 पावर 6 है, तो 3 पावर 6 माइनस 2 पावर 6 विल बी योर फाइनल आंसर। कितना इजीली हो गया देखो। ठीक है, यही होता है ट्रिकी क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कंसेप्ट जो है वो आपका थॉट कितना डेवलप हुआ है वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलता है। बात समझ में आ रहा है ना? डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी बहुत सॉलिड चॉइस है। अगला क्वेश्चन पे चलते चलो, है ना, दैट आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, अगले क्वेश्चंस में अपने को ये निकालना है कि चलो सर आपको वो चीज निकालना है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। ठीक है, जो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टोटल में से आप क्या कर दो, अभी ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिख ही रहा है कि ये बन जाएगा x माइनस 1/x होल टू द पावर 106। अभी यहाँ पे आप क्या कर दो, टोटल में से वो घटा दो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इजीली, ये मैं होमवर्क दे दूंगा तो भी चलेगा, ये होमवर्क में रख लो आप। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे, अच्छा, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन दिस इज 13। अच्छा, निकालो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने उसी रिलेटेड डिसिमिलर टर्म्स का क्वेश्चन करा है ना, तो ये क्वेश्चंस तो आपको बनना चाहिए यार, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे भी आप वही शायद एक्सेस में काउंट करोगे, आपका गलती वही हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है, आंसर मैं दे करके देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो ही आपको दिमाग में चमकेगा। आंसर अगर दे देता हूँ तो ऐसे ही आप कर लेंगे। आपको क्या निकालने को बोला है, फाइंड सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ना, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट का जो आंसर मेरे पास दिया गया है वो 2 रेज़ टू पावर 12 है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क बनता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने ऊपर करा चुका हूँ। 9 वाला क्वेश्चन अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? 9 वाला क्वेश्चन अगर आपसे हो पाया तो जरूर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? ओवर हीटिंग दिखा रहा है। चलिए फटाफट बता देता हूँ 9 वाला, देन और कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको होमवर्क देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हाँ, आखिरी वाला तो होमवर्क बनता ही है आखिरी वाला होमवर्क। ठीक है, चलिए 9, 10 बता दूंगा और 11 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है ना, 11 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते प्रॉब्लम। ठीक है, वीडियो बस बंद ना हो जाए यार। 9, ध्यान से देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70। इस जगह पे x टू द पावर 70 का कोफिशिएंट निकालने को बोला जा रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जी एडवांस ऑलरेडी पूछ चुका है। किस साल में पूछा है मेरे को याद नहीं, 14-15 इसके आसपास पूछा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बट डेफिनेटली उस क्वेश्चन से तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जिन्होंने भी बनाया ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये उस प्रॉब्लम के बाद ही बनाया गया क्वेश्चन होगा,
जेई ने वो प्रॉब्लम पूछा है, उसके बाद ही लोगों ने सोच के ये बनाया होगा। मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो कॉपी किया यार, मैं कॉपी मास्टर हूँ, बट जिसने भी बनाया क्रेडिट उसको जाता है, ठीक है। मैं बनाऊंगा सवाल, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत टैलेंट है यार, मैं बनाऊंगा, बट पहले जितना सवाल दुनिया में बनाए गए हैं ऑलरेडी, पहले उनको मैं निपटा लेता हूँ, देन मैं ज़रूर सवाल बनाऊंगा, ठीक है। मेरा उम्र भी कम है अभी, है ना, बट ये एक एक्सक्यूज़ है, जिसको बनाना है वो उस कम उम्र में भी बना लेता है, ठीक। बट ऑलरेडी बहुत अच्छे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मेरा ख़त्म ही हो रहा है लगभग स्टॉक, जैसे ख़त्म हो जाता है देन मैं खुद से सवाल बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और जिस दिन मैं बुक पब्लिश कर दूंगा उस दिन ज़रूर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा तो शेयर कीजिएगा, छुप के अपन चोरी करके घुसा देंगे उधर, ठीक है। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 70 इन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 डॉट डॉट x पावर 12 माइनस 12। देखो x पावर 70 का कॉफिशिएंट निकालना है आपको, ठीक है। x पावर 70 का कॉफिशिएंट निकालना है। अगर x पावर 70 का कॉफिशिएंट आपको निकालना है तो आप पहले ये सर्च करो कि इस एक्सपांशन में मैक्सिमम कॉफिशिएंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। मतलब ये अगर मैं बोलूं कितना डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। यहां पे x का पावर 1, यहां पे x का पावर 2, यहां पे 3, यहां पे 12, तो ये सारे के सारे जब प्रोडक्ट हो जाएगा तब जो पावर आएगा तभी तो मैक्सिमम डिग्री वाला पावर होगा ना, तो वो कितना होगा इन सब का समेशन, क्योंकि पावर तो ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये आ जाएगा 78। तो x का मैक्सिमम पावर जो यहां से आ सकता है वो कितना आ सकता है, x टू दी पावर 78 का आ सकता है। तो अभी जो भी हमें सोचना है वो इस 78 के कंट्रोल में रह के सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचेंगे अपन, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि भाई यहां से आप पहले अगर x टू दी पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए तो एग्जैक्टली x टू दी पावर 8 वाले फंडे को अपन रिमूव करना चाहेंगे, तो x टू दी पावर 8 वाला फैक्टर को रिमूव कर दो। अगर मैं एक फैक्टर रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इसको रिमूव करूंगा ऑब्वियसली, यहां से x टू दी पावर 7 माइनस 7 तक बचेगा और फिर x टू दी पावर 9 माइनस 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे में देख सकता हूं, है ना। तो यहां पे अभी जो हाईएस्ट पावर आएगा वो कितना आएगा, x टू दी पावर 70 आएगा। अभी अगर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो x टू दी पावर 78 आ जाएगा। बट अगर आपका x टू दी पावर 70, यहां पे x टू दी पावर 70 का एक ही टर्म मिलेगा, सोच के देखो एक ही टर्म मिलेगा, वो सारे के फैक्टर के जो पहले टर्म है वो सारे जब प्रोडक्ट होगा तभी आपको वो चीज मिलेगा, क्लियर है। तो x टू दी पावर 70 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो x टू दी पावर 70 वाला टर्म देगा ना दोस्त। तो यहां से कॉफिशिएंट अपने को मिल गया x टू दी पावर 70 का, काउंट करते जाओ कितना आ गया, यहां से -8, यहां से कितना आ गया -8 आ गया, है ना। अभी अगर एक फैक्टर को आपको चोरी करके बाहर निकालना था तो x टू दी पावर 8 माइनस 8 ही आप निकाल सकते थे। आपके पास एक ही चॉइस है, आप इसी को निकाल सकते थे, उसके अलावा नहीं निकाल पाओगे। उसके अलावा आप दूसरे किसी भी फैक्टर को निकालोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके x टू दी पावर 70 आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप एक फैक्टर अगर निकालना चाहते हो आप इस तरीके से निकालते जा रहे हो ताकि हाईएस्ट पावर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसका हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट होके x टू दी पावर 70 दे दे, और उधर का कांस्टेंट टर्म, इधर जो भी बाहर निकालोगे उधर का कांस्टेंट टर्म और इधर का x टू दी पावर 70। समझ में आ रहा है ना, उनको प्रोडक्ट करके इजीली आप कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, वही मेन ट्रिक है। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप फालतू सवाल बनाए, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते एक फैक्टर अगर निकालने का बारी है तब तो x टू दी पावर 8 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर x टू दी पावर 70 मैक्सिमम देगा, तो x टू दी पावर 78 मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली यही निकाल सकते थे। दो फैक्टर अगर निकालने का बारी आए, मेरे को बाहर नेट कितना निकालना है, बाहर नेट मेरे को x टू दी पावर 8 निकालना है, और अंदर मेरे को नेट कितना रखना है, x टू दी पावर 70 नेट रखना है, हाईएस्ट पावर, और ताकि इधर का कांस्टेंट और इधर का मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाई होकर मेरे को कोएफिशिएंट मिल जाए x टू दी पावर 70 का। समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर मेरे को 8 बनाना है तो मैं ऐसे भी तो बना सकता था, 1 और 7 करके भी तो बना सकता था ना, उसमें कोई शक वाली बात है थोड़ी ना है, ऐसे भी तो बना सकता था, बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसे बनाता तो मेरे को कोएफिशिएंट कितना मिल जाता, -1 इंटू -7 7 हो जाता इधर, और इधर तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 7 इंटू 1 यहां से आंसर कितना आ जाता, +7। सिमिलरली 1 और 7 ना निकाल के आप 2 और 6 को भी निकाल सकते थे, 2 और 6 को भी निकाल सकते थे, तो उस वक्त आपका कोएफिशिएंट कितना आ जाता, +12 इंटू 1 +12 आ जाता, ठीक है। फिर आप 2 और 6 को ना लेकर के 3 और 5 को भी तो ले सकते थे, 3 और 5 को लेते तो 15 इंटू 1 +15 आ जाता। फिर आप 3 और 5 को ना लेके 4,
4 और 4 को तो नहीं ले पाओगे क्योंकि x टू दी पावर 4 माइनस 4 तो एक ही फैक्टर होगा, 2 फैक्टर कहां से आ जाएगा, तो 4 और 4 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो 2 फैक्टर में तो यही पॉसिबिलिटीज आएगा। अभी 3 फैक्टर का पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? एक फैक्टर मान लो x माइनस 1 निकाले, दूसरा मान लो आपने x स्क्वायर माइनस 2 निकाले, है ना, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 चला गया, तो तीसरा हो जाएगा x टू दी पावर 5 माइनस 5, और अंदर जो भी बचना है वो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 -2 -1 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इधर -10 और इधर तो कॉफिशिएंट 1 ही रहेगा, है ना, इधर x टू दी पावर 70 का कॉफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना, तो ये -10 बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं वैरायटी डालूँ x माइनस 1 के साथ x स्क्वायर माइनस 2 ना दे के x क्यूब माइनस 3 अगर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा -12। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर अगर मैं यहाँ पे 4 दूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, हाँ 1 तो दोबारा नहीं होगा, तो यही 2 पॉसिबिलिटीज आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटीज आएगा। तो नेट कॉफिशिएंट अगर मैं देखूँ, ये सारे के सारे किसका कॉफिशिएंट है, x टू दी पावर 70 का, तो सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, मतलब नेट जो कॉफिशिएंट होगा वो इन सब का समेशन ही तो होगा, वो कितना आ जाएगा, 12 तो गया काम से, यहाँ पे 5 आ गया, 12 से 8 गया, 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है, यही अच्छे क्वेश्चंस का ब्यूटी है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इनको ध्यान से समझ के अच्छे से प्रॉपर्ली ईमानदारी से इज्जत देके बाकायदा किया करो, और नोट्स में प्रॉपर्ली ऐड करके भी रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, जबरदस्त क्वेश्चन आपने बनाए, बट अगर नहीं बना तो जरूर आप यहां से लर्न करने का कोशिश करो, एंड देन आप फ्यूचर के लिए उसको प्रोटेक्ट करके रखो, एंड देन जब फ्यूचर में आपसे खुद से ये सवाल बन जाएगा कभी ना कभी रिवीजन के वक्त, तभी आपका ये वीक जोन स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा। 10 x टू दी पावर 79 का कॉफिशिएंट निकालना है। इसमें एक ऑप्शन तो है हमारे पास मल्टीनोमियल, एक्सपांशन लिख के जैसे हम लोग प्रॉब्लम करते आ रहे थे वैसे आप करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 20 लिखोगे, और फिर उधर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा का आंसर कितना लिखोगे आप, 79 लिखोगे, लिख करके आप मैनिपुलेट करके सोच के निकालोगे। ये मैं जानता हूँ, ऐसे आप कर लोगे, ये मैं जानता हूँ, मल्टीनोमियल से आप मेहनत करके थोड़ा बहुत कर लोगे, बट ये प्रॉब्लम जो मैंने लिया वो आपको एक मेथड सिखाने को लिया, ठीक है, एक स्मार्ट अप्रोच दिखाने के लिए मैंने आपको लिया, ठीक है, वो मैं आपको सिखा के देता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो अगर मैं इस एक्सपांशन में ब्रेकिंग करना चाहता हूं, तो ब्रेकिंग अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, ऑब्वियसली a0 प्लस a1x ऐसे ही तो आएगा, सारे के सारे x के पावर में पॉजिटिव इंटीजर से, तो ऐसे ही तो आएगा, a2x स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम जो चीजें आएगा वो मैक्सिमम पावर 4 × 20 80 तक जाएगा, उससे बड़ा तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं x टू दी पावर 79 का कॉफिशिएंट चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अप्रोच हर जगह पे लग जाएगा, अगर यहाँ पे 1/x टू दी पावर 4 होता तो शायद नहीं लगा पाता, समझ रहे हो ना, ऐसे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए क्लिक कर गया तो लगा दिया। तो ये सब छोटे छोटे चीजें आपको सिखा के दे रहा हूं, फायदा होगा बहुत, याद रखिएगा। हाँ, बाकी किसी भी केसेस के लिए मल्टीनोमियल तो हर जगह पे लग जाएगा, बट ये जो अप्रोच बता रहे हो हर जगह पे थोड़ी ना लगे, इसी टाइप में अगर बनता है कोई प्रोफाइल तो लगेगा। तो अपन क्या सोच सकते हैं यहाँ पे कि सर इस चीज को मैं इस तरीके से तो एक्सपांड कर ही सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे क्या सोचे, अगर सर आपको x टू दी पावर 79 का कोफिशिएंट निकालना है तो आपको a79 निकालना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर बोलूं a79 को मैं डिफरेंशिएट करके निकालना चाहता हूं तो मेरे को 79 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए कंप्लीटली, एंड देन मैं x का वैल्यू अगर 0 रखूंगा बोथ साइड तो मेरे को a79 का वैल्यू मिलेगा। इनडायरेक्टली x टू दी पावर 79 का जो कोफिशिएंट होगा वो तो यही होगा ना, a79। तो 79 टाइम्स डिफरेंशिएट कौन करेगा? तो उसी चीज से बचने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो जो आपको कितना इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जरा आप ऑब्जर्व कीजिए जरा, अगर मैं यहां पे x को 1/x से रिप्लेस कर देता हूं, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो देखो जरा क्या हो जाएगा, a79 आ जाएगा x के साथ और कहानी पूरा सॉल्व हो जाएगा एक ही झटके में। जरा ध्यान से आप देखिएगा, a0 प्लस a1/x प्लस a2/x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a80 अपॉन x पावर 80। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1
होल टू द पावर 20 आ जाएगा, x टू द पावर 80, x टू द पावर 80 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, a0 x पावर 80 प्लस a1 x पावर 79 ऐसे ही चलता जाएगा, और a79 x प्लस a80 ऐसे आ जाएगा। मेरे को निकालना क्या था, a79। अभी यहाँ से a79 निकालना आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसे सर, एक बार डिफरेंशिएट करो और x का वैल्यू 0 डाल दो। समझ में आ रहा है क्या, यही फायदा है, एक बार डिफरेंशिएट करो और x का वैल्यू 0 डाल दो। सर यहाँ से जो भी आया a79 तो अकेला ही आएगा, मेरे को पता है। यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 डाल दो, a79 RHS में बचेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दो, तो ये 20 इंटू 0 तो 20 आ रहा है, 0 आ रहा है आंसर। हाँ तो शायद 0 ही आया होगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ आपको समझना था दोस्त। क्लियर है, क्लियर है दोस्त, वही चीज़ आपको समझना था। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो बस और क्या चाहिए बोलो। क्लियर है, यही तो चीज़ आपको समझना था। बात समझो, क्लियर है क्या, बस, है ना। चलो ठीक है, चलो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इससे पहले जो टर्म होगा वो आएगा a78 x², है ना। तो ये ट्वाइस x में रहेगा, तो x का वैल्यू को 0 डाल दोगे तो ये तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a79 बचेगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब कॉफिशिएंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। बट कॉफिशिएंट, पॉजिटिव कॉफिशिएंट 0 कैसे आ सकता है यार, ये भी एक लफड़ा हो रहा है ना। 0 तो इस तरीके से आना नहीं चाहिए। आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं इसका, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है सिर्फ। पॉजिटिव अगर इस तरीके से चलता गया सारे के सारे तो पॉजिटिव टर्म ही आएगा, कॉफिशिएंट तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पावर में भी इवन है हर जगह पे। तो x कॉफिशिएंट 0 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 0 तो आना नहीं चाहिए। खैर जो भी हो, पता नहीं। x का वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो यहाँ पे 20 और 19, यहाँ पे तो 19 आएगा, पावर में 19 आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस करने से तो ये 0 आ रहा है ना। ठीक है, 0 आ रहा है तो आ रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, यही होगा आंसर। खैर मैं इसको बताता हूँ आपको एक और बार सोच के, है ना, एक पॉज लेके बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, रिमाइंडर निकालना है। जब ये रिमाइंडर का क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूँ, बस इस सिग्मा को निकाल देना, है ना। ये सिग्मा कितना आ जाएगा, 20c, k 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20c 1 प्लस 20c 2, 2 नहीं 3, ऐसे कर करके ये 20c 9 तक जाएगा। ठीक है, बात समझ हो ना, क्लियर है। तो इसका पावर होल पावर 6 है, तो इस समेशन को आप कैसे निकालोगे, ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। इस समेशन को अपन कैसे निकालेंगे ये आप मेरे से अच्छा जानते हो, नहीं जानते हो, जानते हो ऑब्वियसली। तो बस प्लस माइनस ऐड करके आप निकाल दो यहाँ से। क्लियर है क्या, इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। अगर आंसर दे देता हूँ तो आप इजीली इसको करके निकल जाओगे मेरे ख्याल से। आंसर है 3 है आंसर, रिमाइंडर का आंसर 3 है, रिमाइंडर का आंसर 3 है इसका। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं भी निकाल पा रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे निकाला था ना हमने C1 C3 अप टू C9, बट अगर C19 तक होता तब तो आपने डायरेक्टली आंसर दे दिए होते 2 पावर 20-1। सही बात है, 2 पावर 20-1 आप डायरेक्टली आंसर दे देते, बट एज यहाँ पे वो कहानी नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं जानते हो क्या, यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच यूज़ होगा, मैं आपको सिखा के देता हूँ वो चीज़, है ना। कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो डायरेक्टली, कि आप ना इस सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक बेनिफिट होगा आपको। क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 20C1 है ना, तो ये 2 बार आया ना, तो एक बार तो इसको 20C1 लिख दो और एक बार 20C19 लिख दो, क्योंकि ये भी तो 20C1 है। फिर ये 20C3 है तो एक बार इसको 20C17 लिख दो, है ना। फिर ये 20C9 है तो एक बार इसको 20C11 लिख दो और एक बार तो वही रखो। तो ये तो आ गया ना अभी सम ऑफ ऑड टर्म्स। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 20-1, 2 to the power 19, और नीचे एक और 2 है तो 2 to the power 19-1, 2 to the power 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अभी बस 2 to the power 18 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालना है, और उसमें तो आप मास्टर ऑलरेडी अब कर चुके हो इस पैटर्न में क्वेश्चन।
क्लियर है? तो यहाँ पे काफी अच्छे कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिला आखिरी क्वेश्चंस में, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स थे, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में फालतू चीज था, ठीक है। तो जरूर आप इन चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, समझिए, अपना लॉजिक को पूरा अच्छे से डेवलप कीजिए एंड देन प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो मैं इसका क्यों आंसर 0 आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन करके मैं अगला टर्म स्टार्ट करता हूँ, दैट इज आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है क्या यार, मेरा दिमाग में कवर नहीं कर, x टू दी पावर 79 मैं मल्टीनोमियल से निकाल के अभी वापस देगा, अरे x टू दी पावर 79 का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, मतलब क्या कि वो टर्म प्रेजेंट ही नहीं है उस एक्सपांशन में, वो आएगा ही नहीं। इतना सभी चीज़ मेरे को क्लिक नहीं कर रहा था यार, पता नहीं, जो भी है छोड़। स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। ऑफिशियली तो ये सिलेबस में नहीं आता है, बट क्या पता अभी मेंस वगैरह का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ देता है सिलेबस के बाहर भी, तो उसके लिए पढ़ा देना सही रहता है मेरे ख्याल से। और दूसरा एक और मोटिव है कि अगले लेक्चर में जाकर के देखोगे हम पीएनसी के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट मेथड। तो उस जगह पे ये नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि मैं याद करा के भी वो चीज़ काम चला सकता था, बट एज पढ़ा देना सही रहता है मेरे ख्याल से। काफ़ी जगह पे फिजिक्स में भी आपको अप्रॉक्सीमेशन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत वगैरह हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये पता रहना सही होता है। तो छोटा सा आर्टिकल है तो अपन कवर कर सकते हैं। तो देखिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स, इसका जब मैं फॉर्मूला देखने जाऊंगा ना दोस्त, तो ये फॉर्मूला आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये एक इन्फिनिट सीरीज है, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n को होल नंबर बोल देते हो तब तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है NCN x टू दी पावर n में जाकर के, बट अगर n यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है देन ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू यहाँ पे रियल होता है, और इस सीरीज को एग्जिस्ट करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 होना पड़ता है। सेम रीजन जो रीजन इन्फिनिट जीपी में था, क्यों मैं बताता हूँ। n होल नंबर नहीं है, मतलब होल नंबर होने से हो भी सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट अगर होल नंबर होता है तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर अदर देन होल नंबर कोई भी रैशनल वैल्यू अगर लेता है n, देन ये इन्फिनिट सीरीज बन जाएगा, ठीक है। ये उसका जनरल टर्म है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहली बात है कि सर आपने n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, उसको तो NC2 ही लिख सकते थे, NC2 ना लिख के इस तरीके से लिखने के पीछे आपका क्या लॉजिक है। तो मेरा लॉजिक ये है दोस्त कि अगर n फ्रैक्शन हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो NC2 NC3 ये सब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। NCR डिफाइन तभी होता है जब n नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हम NC2 NC3 लिखते थे, बट एज ये रैशनल या फिर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो NC2 NC3 ये सब नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखेंगे तो सर क्या वैल्यू सेम ही आएगा? हाँ, वैल्यू सेम ही आएगा। बोले सर कैसे? प्रूफ करके देते हैं, रुकिए जरा। इसको प्रूफ करने के लिए देखो, बेसिकली ये सब टेलर सीरीज से आता है ना, बट मैं आपको बता सकता हूँ लॉजिक एक छोटा सा क्लू से। 1 + x होल पावर n को अगर अपन लिखे तो क्या आएगा? x का हाईएस्ट पावर आता जाएगा, a0 + a1x + a2x + डॉट डॉट चलता जाएगा। अभी अगर आपको यहाँ पे a0 निकालना है तो x का वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, a0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर a1 निकालना है तो क्या करोगे? एक बार डिफरेंशिएट करो और x का वैल्यू 0 पुट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर होता है तो n इंटू एक्स प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1, फिर a1 और a2 से कहानी स्टार्ट होगा। सही है? क्लियर है? तो अभी अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्लियरली ये n आ जाएगा और यहां से a1 आ जाएगा। तो a1 का वैल्यू कितना निकल गया? n निकल गया। सिमिलरली एक और बार अगर डिफरेंशिएट करोगे तो n इंटू एन माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे ट्वाइस a2 आ जाएगा, तो ये x का वैल्यू 0 रखने के बाद n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे ही a³ इंटू x³ वाला टर्म था ना यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएट करोगे तो जब ये कांस्टेंट वैल्यू देगा तो a³ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप मल्टीपल प्रोसेस में डिफरेंशिएट कर करके, बार बार डिफरेंशिएट कर करके अगर x का वैल्यू 0 पुट करते जाओगे तो आपके पास a0 a1 a2 a3 ये सब का वैल्यू मिलता जाएगा, और वही वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट भूल करके भी इसको आप NC2 मत लिख देना, क्योंकि इसको आप NC2 तभी लिख पाओगे, इसको आप NC2 तभी लिख पाओगे जब n आपका होल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा।
अगर n फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव ले रहा है तो NC2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस वक्त आपको यही रखना पड़ेगा। क्लियर है? पहले तो हमारे पास ये आता है, देन उसको हम सोच के NC2 लिखते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए लेक्चर नंबर 1 में जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे तो एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ ना, यहाँ पे तो होल नंबर का बातचीत नहीं चल रहा है। दैट्स वाई हमारे पास पहले जनरल फॉर्मूला यही आता है, फिर हम इसको NC2 लिखते हैं। बट ये NC2 कब लिख पाएंगे? जब सिर्फ n होल नंबर होगा तभी लिख पाओगे आप, सॉरी नेचुरल अगर हुआ दैट इज पॉजिटिव इंटीजर हुआ तभी लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर रहे, ठीक है, कि कब क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। यहाँ पे अगर r फैक्टोरियल है तो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? देखो, अगर ये 3 तो यहाँ पे 2 पे खत्म हो रहा है, तो अगर ये r है तो ऊपर वाला n माइनस r से पहले वाले टर्म दैट इज r माइनस 1 पे खत्म होगा, और यही चीज़ आपका आ जाएगा ये वाला। क्लियर है? समझ में आया ना? तो इजीली याद रख सकते हो जनरल टर्म को, x टू दी पावर r का जनरल टर्म, यहाँ पे r फैक्टोरियल पावर में जितना है नीचे भी उतना है, और n से लेकर के r टर्म्स आएगा ऊपर टोटल। अगर 0 से n माइनस 0 से स्टार्ट हो रहा है तो rth टर्म जो होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली n माइनस r माइनस 1 होगा। क्लियर है? तो ये एक लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो दूसरा लॉजिक है यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा लॉजिक है, सर मॉड x लेस देन 1 लेना क्यों नेसेसरी है ना। आपने जब पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ाए थे पहले लेक्चर 1 में, तब तो ऐसा कुछ बोले नहीं थे मॉड x लेस देन 1 होना ज़रूरी है। अभी क्यों बोल रहे हो? अभी इसीलिए बोल रहे दोस्त, क्योंकि अभी जो ये सीरीज़ है वो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर आप x का वैल्यू बोल दोगे 2, तो यहाँ पे देखो ना x का पावर बढ़ता जा रहा है, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 ऐसे करते करते अगर बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही ये इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा ये सीरीज डाइवर्ज हो जाएगा ना, ये डाइवर्जिंग सीरीज हो जाएगा। नाउ द डिटेल अबाउट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज वो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा जा करके, आप कोई भी जगह पे ग्रेजुएशन कर लो ये चीज़ तो आपको मिलना ही है ना। अगर मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है तो ये चीज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो इनफाइनाइट जेपी सीरीज में भी मैं वही लॉजिक दिया था, याद करो। इसीलिए तो r का वैल्यू -1 से 1 हम बोलते थे, कॉमन रेशियो का वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि एज ये डाइवर्ज बन जाएगा, और अगर ये डाइवर्ज बन जाता है, डाइवर्जिंग सीरीज बन जाता है, तो इसका कोई फाइनाइट यूनिक वैल्यू तो नहीं आ सकता, है ना। डाइवर्जिंग सीरीज का कोई यूनिक वैल्यू आना पॉसिबल है कि भी नहीं। ठीक है, तो एज यहाँ पे आंसर एक यूनिक आंसर आ रहा है 1 + x होल टू दी पावर n, दैट्स वाई इसको कन्वर्जिंग हमें बनाना पड़ेगा, और उसको कन्वर्जिंग बनाने के लिए ही हम x का वैल्यू -1 से 1 तक रेस्ट्रिक्ट करके रखें, ताकि x का पावर जो है वो डिक्रीज होता जाए, और डिक्रीज होते होते अगर x का वैल्यू हाफ होता है तो हाफ स्क्वायर हाफ क्यूब, ये डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी में जब जाएगा तो ये 0 के नज़दीक आ जाएगा, मतलब ये किसी ना किसी पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर सकता है। यही हमारा एकलौता लॉजिक है, और कोई खास यहाँ पे लॉजिक नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? इनफैक्ट हमने इक्वालिटी भी नहीं ली है, क्योंकि इक्वालिटी लेने से भी ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, या तो ऑसिलेटिंग बन जाएगा, 1 - 1 1 -1 1 -1। ठीक है ना, ऐसे चीज़ें बात मतलब ऐसे कहानी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूँ अगला घंटों भर बात कर सकते, बट क्या करें, रेलेवेंट नहीं है आपसे तो छोड़ो। तो नोट नंबर 1 आप समझ गए होंगे। नोट नंबर 2 पे ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं x + a होल टू दी पावर n को एक्सपांड करने के बारे में सोचूं, जहाँ पे n जो है वो हमारा क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, मतलब आप पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आप एक्सपांड कैसे करोगे इसको? ठीक है, तो तब आपको एक्सपांड करने के लिए इस कंडीशन के ऊपर गौर से नज़र करना होगा कि ये कंडीशन आपको क्या बोल रहा है। अगर मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ x से छोटा होगा तो ये आएगा एक्सपांशन, अगर मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ x से बड़ा हो गया तो ये आएगा एक्सपांशन। रीज़न क्या है कि अगर मैं यहाँ से x टू दी पावर n कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा। ठीक है, अभी इसको इस फॉर्मूले से आप एक्सपांड तो तभी कर पाओगे ना जब मॉड्यूलस ऑफ a/x का वैल्यू 1 से छोटा है, क्योंकि ये एक्सपांशन तो डिफाइंड तभी है जब मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो x के जगह पे a/x है, तो ये चीज़ इससे छोटा होना पड़ेगा, दैट इज मॉड a मॉड x से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप a टू दी पावर n को बाहर लेके लिखते हो, वो कब लिख पाओगे? जब मॉड ऑफ x/a 1 से छोटा होगा, दैट इज मॉड x का वैल्यू मॉड a से छोटा होगा, या फिर मॉड a का वैल्यू मॉड x से बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो एक्सपांशन क्यों आता है, ये आप समझ गए होंगे। अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता था तो हम यूनिक एक्सपांशन ही पढ़ रहे थे पहले, बट एज अभी अगर
एन अगर आपका मल्टीपल आ गया है ना, एन का अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ गया, दैट इज रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास दो दो एक्सपांशन आएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने समझ गई। ये थियरी के कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको बात कर रहा हूँ, है ना। नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम्स में यूज होगा, ठीक है, कि एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो सर 1 + x होल टू द पावर n का एक्सपांशन तो समझ गए। आप मेरे को ये बताओ कि 1 + x होल टू द पावर -n कैसे लिखेंगे और 1 - x होल टू द पावर -n कैसे लिखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 + x होल टू द पावर -n लिखना है ना आपको, तो बस इस फॉर्मूले में n के जगह पे -n लिख दो ना, हो जाएगा काम, है ना। n के जगह पे -n लगा दो, तो n के जगह पे -n लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -n -n -1, तो माइनस माइनस कॉमन चला जाएगा, n × n + 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी -n लगा दो सारी जगह पे, तो -3 माइनस कॉमन जाके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसीलिए अल्टरनेट प्लस माइनस आया। अभी आप क्लियरली देख सकते हो n + 1 × n/2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n + 1 C2 लिख सकते हैं। समझ हो ना, क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको एक्स्ट्रा एक और चीज़ सोचने को समझने को मिला, क्लियर है। तो n + C2 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, n + 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे तो n + 1 × n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ही बचेगा, ठीक है। फिर अगले वाले को n + 2 C3 लिख सकते हैं, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये मिल गया, अभी अगर आप इसके बारे में पूछते हो तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे निकाला, n के जगह पे -n रख दिया। अभी इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, x के जगह पे -x रख दूंगा। तो अगेन अगर x के जगह पे -n रख दोगे तो ये सारे के सारे जो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस था वो भी खत्म हो जाएगा और सारे के सारे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का कोशिश करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे याद रखना मैं आपको समझाता हूँ। अगर 1 + x होल टू द पावर -n वाला आता है ना, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, ये तो याद रहेगा ही। और अगर याद है तो कंफ्यूजन होने से ये सब तो निकाल ही सकते हो ना खुद से, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बट फिर भी ये वाला पैटर्न जो है वो याद रखो कि ये कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है, क्योंकि इसी का जरूरत होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे ना, देखेंगे अपन, इसी का जरूरत होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर r अगर है तो यहाँ पे डायरेक्टली r आ जाएगा। कॉफिशिएंट क्या है वो याद रखो। अगर आपको x टू दी पावर 20 का कॉफिशिएंट बोला तो c के नीचे आप 20 लिख दोगे और c के ऊपर क्या आएगा, c के ऊपर आएगा n प्लस 20 से 1 कम 19। यहाँ पे r है ना, तो n + r - 1 दैट इज 20 से 1 कम। समझ हो ना, क्लियर। इस तरीके से कॉफिशिएंट आप लिखोगे तो ये जो कैसे लिखते हैं कॉफिशिएंट उसको याद रख लो, वही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कॉफिशिएंट मेथड में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है एकदम से बोला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझो। क्लियर दोस्त, चलो अगला नोट में जरा ध्यान से देखो, ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से ये डेराइव होता है। डेराइव तो आप खुद ही कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ, बट ये जो कॉफिशिएंट वाला चीज है जो मैं याद रखने को बोला उसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो स्ट्रगल करोगे। 4th पॉइंट में बोला जा रहा है एज मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 सो टर्म्स गेट्स डिक्रीजिंग। मतलब क्या कि x का हाईएस्ट पावर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को बोल देता है x इज वेरी स्मॉल तो मैं x का हाईएस्ट पावर जो है वो उसको डिक्रीज करा सकता हूँ, मतलब उसको टेंडिंग टू 0 मान सकता हूँ। तो x² x³ x टू दी पावर 4 ये सारे के सारे टर्म्स को मैं 0 के बराबर कंसीडर कर सकता हूँ और यही बाइनोमियल एक्सपांशन अप्रॉक्सीमेट होकर के आ जाएगा 1 + nx में, बाकी सारे के सारे टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन आप फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज करते हो, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ करते वक्त ये बाइनोमियल एक्सपांशन यूज होता है ना। ये एक्सपांशन, फिर ये जो sin थीटा इज टेंडिंग टू थीटा, है ना, tan थीटा इज टेंडिंग टू थीटा, ये सब बहुत जगहों पे यूज होता है ये अप्रॉक्सीमेशन। मेरे को जहां तक याद आ रहा है, बाकी मुद्दा आप जानोगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन के बारे में याद रखिएगा, ये हम एक आध दो प्रॉब्लम्स में भी अभी यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपांशंस के बारे में। अगर एक्सपांशन का बातचीत किया जाए तो आप देख सकते हो ये चारों के चारों फॉर्मूला कहाँ से लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना। 1 + x वाला ऊपर वाले से लिख सकते हो, 1 - x वाला नीचे वाले से लिख सकते हो इजीली, ठीक है। देखो 1 + x वाले में अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है और 1 - x वाले में साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चारों के चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूला बहुत अच्छे से ये बहुत जगहों पे यूज हो जाएगा, डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, मैं तो बोलूंगा इनको भी याद कर लो साथों साथ, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। अभी अगर मैं बोल देता आपको x टू दी पावर 3 का कॉफिशिएंट निकालो तो इसमें
एक्स टू द पावर 3 का कॉफिशिएंट निकालो। तो अगर आपको ये तरीका याद है तो आप कैसे करते जानते हो, आप बोलते हैं अच्छा एक्स टू द पावर 3 का, तो सी के नीचे तो 3 आएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर आर अगर है तो सी के नीचे आर आता, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा, एन कितना है 2, अच्छा 2 प्लस अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम आएगा 3 से, दैट इज 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4c3 विच इज 4। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्स टू दी पावर 100 का कॉफिशिएंट पूछता तो भी आप निकाल देते, सी के नीचे 100 और ऊपर 2 प्लस 100 से एक कम, दैट इज 99। तो आंसर विल बी 101c 100 विच इज नथिंग बट 100। क्लियर है। तो इस तरीके से 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर -3, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर -7, कहीं पे भी आपको कॉफिशिएंट का जरूरत है तो आप लिख सकते हो, और उसी का जरूरत होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चीज आप याद रखिएगा, उस चीज का जरूरत होगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते वक्त, ठीक है, अगर आप कॉफिशिएंट मेथड से कर रहे हो। और करना पड़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम वेगर्स मेथड से हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो इसको अच्छे से आप समझ करके रखो, यही है ओवरऑल थियरी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स के पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर डाला है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को लिख के रखते हो, कितना अच्छे से नोट्स बना के दिमाग में फिट करके रखते हो, ठीक है। तो अभी चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो ये आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे जो इसी के ऊपर आधारित है पूरा, और देन हम कॉफिशिएंट मेथड के ऊपर बेस करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवर लास्ट लेक्चर। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं सवाल इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर बेस करके बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स और रैशनल इंडेक्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट कैन बी एक्सपांडेड एज इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर इसको एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मेट में एक्सपांड आप करना चाहते हो तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताया जा रहा है। क्लियर। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 5 + 4x होल पावर -½ आएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लूँगा तो 5 डिवाइडेड बाई 4x आएगा। तो 5/4x के पावर में मतलब हाईएस्ट पावर आता जाएगा। तो 5/4x के पावर में अगर आएगा तब तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा x का, है ना। तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, 5 अपन कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 + 4x/5 होल टू द पावर -½ अभी इसको अगर इनफाइनाइट सीरीज आपको बनाना है तो क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि 4x + 5 का जो मॉड्यूलस है वो 1 से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x मस्ट बी लेस देन 5/4। तो x का जो वैल्यू आएगा वो -5/4 से लेकर के +5/4 के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट ये सीरीज पूरा इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो जाए। बात समझ में आ रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ तक आप समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं फास्ट बता दूंगा क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से नंबरिंग वगैरह करके नोट्स वगैरह बना के रखिएगा, ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ये बोर्ड्स का टॉपिक तो है नहीं है तो अच्छे से लिखने विखने का कोई सवाल आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपांशन। तो 4th टर्म यहाँ पे निकालना बड़ा आसान है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली x टू दी पावर r क्या है आपका, 4th टर्म निकालना है। अच्छा, r हो जाएगा 4, है ना। तो r अगर 4 हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1। तो n तहत 3/2 3/2 - 1 3/2 - 2 कहाँ तक जाएगा, 4 - 1 3 तक जाएगा, 3/2 - 3 यही हो जाएगा 4th टर्म। सही बात। क्लियर। n का वैल्यू 3/2 है तो n × n-1 × n-2 × n-3 तक जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 4 है तो r-1 पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ। इजीली कर लोगे यार, सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 4th वाले में सेम प्रकार के 2 क्वेश्चन दिया रखा है ना। अगर इस प्रकार का अल्टरनेटिंग सीरीज आपको कहीं पे भी मिलता है या फिर ऐसा कोई सीरीज अगर मिलता है जो APGP HP सीक्वेंस का किसी भी टेक्निक से हो नहीं रहा है तो आप समझ जाइएगा ज़रूर एक बार बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक टेक्निक लगा के देख लेते हैं। अगर होना है उससे भी हो जाएगा, अगर नहीं होता है छोड़ दीजिएगा, और किसी भी तरीके से शायद होना ही नहीं है वो सवाल, ठीक है। अगर सीक्वेंस का किसी भी आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो सीक्वेंस का किसी ना किसी टेक्निक से वो क्लिक कर ही जाएगा विदाउट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर कोई भी सीरीज आया, अगर सीक्वेंस से आपको क्लिक नहीं किया तो एक ही आखिरी चांस बचता है, या तो इस टॉपिक का होगा या तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक होगा। तो उनसे अगर बनता है तो बने, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो मैं एक आध यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे करते। बेसिकली 1 + x होल पावर n का फॉर्मूला जो है वो आपको बहुत ही आसानी से आपको रिकॉल कर सकते हो।
यही होता है फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये सीरीज इसी प्लेटफॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि एज ये एक इन्फिनिट सीरीज है, ठीक है, तो ये सीरीज अगर इसी प्लेटफॉर्म में लिखा गया है तो आप बोलोगे गारंटी क्या है, गारंटी क्या मतलब इसका आंसर अगर निकालना तो x और n क्या होगा बताओ। मैं बोलूँगा चलो कंपेयर कर लेते हैं। nx के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है 1/3 और n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल के जगह पे लिखा गया है 1/3 इंटू 3/6 विच इज़ हाफ। तो ये 2 कैंसिल हुआ तो n इंटू एन माइनस वन के जगह पे कितना आया 1 आया। सही बात है ना, n इंटू एन माइनस वन के जगह पे कितना आ गया, अच्छा 3 कैंसिल हुआ, ये 1 और 1/6 कैंसिल हो गया 1/3 आएगा। अच्छा 3 आएगा, सॉरी ये 1/3 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि n का वैल्यू क्या होगा बताओ, n का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये तो एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए पहले। तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल दीजिएगा, n पुट करके x निकाल देना। सही बात है, तो यहाँ से आप n निकाल दीजिएगा, n पुट करके x निकाल देना, तो काम हो गया। काम हो गया मतलब अपना क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस कर लिया, x² भी तो आएगा ना, x² भी आएगा। सही बात है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट करना पड़ेगा। n² x² 1/9 है, तो x² का वैल्यू हो जाएगा 1/9 n²। तो यहाँ पे नीचे 9n² भी आएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के 3n, तो ये n² माइनस n इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग आपका n का वैल्यू 0 या 4, अभी 0 तो होना नहीं है तो 4 ही होगा। तो n अगर 4 होता है तो x हो जाएगा 1/12, मतलब आंसर हो जाएगा 1 + 1/12 होल पावर 4। ठीक है, यही हो जाएगा इसी सीरीज का आंसर। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल सीरीज का टेक्निक हो सकता है आपके पास, इसके थ्रू भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो सारे प्रॉब्लम जो सीरीज के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप करके देख लीजिएगा, ये सीरीज के थ्रू क्लिक नहीं करेगा। चाहे आप जनरल टर्म लिखने का कोशिश करो या फिर कुछ भी करो, ये सीरीज के थ्रू होने नहीं वाला है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है ऐसा कोई भी पैटर्न फॉलो और इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है तो जरूर एक बार आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंटीग्रेशन ट्राई करके देखो, आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहाँ पे बोला है एज्यूमिंग x टू बी स्मॉल, मतलब यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो क्या करेंगे देखो, 1 + 3/4 x होल पावर -4। ठीक है, 16 अगर कॉमन निकाल देते तो ये 16 टू द पावर हाफ हो जाएगा, तो ये 1 - 3x/16 होल टू द पावर हाफ आ जाएगा। यहाँ से अगर 8 कॉमन निकाल देते तो 8 पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, 1 + x/8 होल पावर 2/3 आ जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 4 है ये भी 4 है। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + thrice(x/4 होल टू द पावर -4 इंटू 1 - thrice(x/16 होल पावर हाफ इंटू 1 + x/8 होल पावर -2/3। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा देता हूँ, सिंप्लीफाई अगर करना है तो पूरा तीनों सीरीज को लिख के मल्टीप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अगर यहाँ पे अपन लगा देते तो क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं पहला वाला आ जाएगा 1 + nx दैट इज 1 - 3x, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अगला वाला आ जाएगा 1 + nx, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 1 - 3x/32 आ जाएगा, 16 × 2 32 हो जाएगा। और अगला वाला आ जाएगा 1 - nx 1 + nx, तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये 12 आ जाएगा, तो 1 - x/12 आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है? तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा। यहाँ पे भी अगर मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा जरा ध्यान से देखो। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, फिर x² वाले टर्म को मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो x वाले टर्म को अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा, 3/32 और 3 मिल करके कितना आ जाएगा, 96 और 3 99/32x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - x/12। अगेन मैं यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा तो x² वाले टर्म को इग्नोर करूंगा तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/12 + 99/32 इंटू x। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी बहुत जगह पे ऐसे भी आपको दिखेगा कि x का वैल्यू दे दिया, बहुत छोटा x का वैल्यू दे दिया और इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, तो वही x का वैल्यू आप यहाँ पे रख के आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो अगर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आपको x कहीं पे भी अगर स्मॉल बोल दिया तो आप ये समझ जाइएगा कि x² x³ एंड सो ऑन सारे टर्म को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सही बात है, क्लियर है? चलो अपन ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं सिमिलरली। अभी बोलोगे सर यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे इसको ऊपर लेके कैसे जाओगे, ये तो बताओ पहले, यहाँ पे इसको ऊपर लेके कैसे जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ आपको सीधा सीधा आप क्या करो, 8 कॉमन ले लो तो 2 बाहर आएगा,
1 प्लस 3x/8, 1 प्लस 3x/8 होल पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर 1/5, ठीक है। और यहाँ से आप एक काम करो, x छोटा बोला है ना, तो 1 तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं यहाँ से 5x क्यों नहीं कॉमन लिए, 5 क्यों नहीं कॉमन लिया। अरे 5 कॉमन लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, यहाँ पे 1/5 लगे करोगे क्या, है ना। आपको 1 प्लस समथिंग होल टू दी पावर n का फॉर्मेट बनाना है ना। हर जगह पे हम क्या बनाने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, 1 प्लस समथिंग होल टू दी पावर n। अभी इन दोनों जगह पे 1 प्लस समथिंग होल टू दी पावर n ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं बना के क्या करूँ, अगले वाले से कॉमन लेंगे, 4 टू दी पावर हाफ 2 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस x/8 होल टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, इन चारों जगह पे लगाइए। न्यूमरेटर भी लीनियर आएगा, डिनोमिनेटर भी लीनियर आएगा, ठीक है। फिर आप इस लीनियर को तो रखिए और इस लीनियर को होल टू दी पावर -1 कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दीजिए, तो ये एक और लीनियर आ जाएगा, x² वाला आइटम इग्नोर हो जाएगा, तो ये एक और लीनियर आ जाएगा। और फिर इन दोनों पे वापस प्रोडक्ट कर दीजिएगा जैसे यहाँ पे किए, x² वाले टर्म को इग्नोर करके, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पे भी x वेरी लार्ज बोला है एज कंपेयर टू y, तो अगर x y के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो हम तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन तभी लगा पाएंगे ना जब हमारे पास वेरिएबल छोटा मिलेगा। तो x अगर बहुत बड़ा है तो y/x जो है वो टेंडिंग टू 0 होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे में क्या करूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 y/x होल टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस y/x होल टू द पावर हाफ, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर जाने के बाद 1 प्लस y/x होल टू द पावर -हाफ, और ये भी -हाफ। फिर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सब आसान आसान चीज़ें यार, क्या बताओ। x टू द पावर n का कॉफिशिएंट निकालना है इस जगह पे, ठीक है। तो x टू द पावर n का कॉफिशिएंट अगर निकालना है यहाँ पे, तो क्या करोगे, देखो x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट अगर निकालना है तो क्या करना है, फैक्टराइज कर सकते हो क्या, 5 और 4 9, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 होल टू दी पावर -1, सही है। x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट निकालना, तो इन दोनों को ब्रेक करके फिर प्रोडक्ट करके x टू दी पावर n निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इन्फिनिट सीरीज होगा, ठीक है। तो मैं नीचे ही कुछ ना कुछ करता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये ऐसा दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का कोशिश करता हूँ, रुकिए। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 5 कॉमन निकालूँ क्या, 5 कॉमन निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे मैं करूँ तो क्या करूँ, फैक्टराइज तो हो गया ही है। अभी अगर इसको मेरे को संभालना है तो ये कितना आएगा बोलो, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, बता पाओगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक 5 लगा देता हूँ और 4 लगा देता हूँ, 5 लगा देता हूँ तो यहाँ पे 20x कर देता हूँ, तो ये -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लगाता हूँ तो ये भी 20x -4 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 दिख रहा है ना, तो 20 को बाहर निकाल देते है ना। तो ऊपर वाले को मैं लिख दूंगा 20x -4 माइनस 20x -5, और नीचे आ जाएगा 20x -4 इंटू 20x -5। तो जैसे ही मैं पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में इसको ब्रेक कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20x -5 माइनस 1/20x -4। तो 20 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/4x -1, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे 5 अच्छा 24 से कैंसिल होगा 20, तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा 5x -1, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 4x -1 होल टू द पावर n, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5x -1 होल टू द पावर n। अब ये इसमें x टू द पावर n का कॉफिशिएंट अगर निकालना चाहते हो तो इसमें भी निकाल दो और इसमें भी निकाल दो, खत्म बात। तो इसमें x टू द पावर n का कॉफिशिएंट कितना आएगा, 4 टू द पावर n आएगा, तो 4 इंटू 4 टू द पावर n हो जाएगा 4 टू द पावर n +1, ओके। माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, क्यों, -1 होगा, सही है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो
तो ये घूम करके इसको चेंज कर दो। पहले 1 प्लस एक्स का बनाना है ना एक्सपांशन, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, तभी तो आप एक्सपांड कर पाओगे ना। जब तक इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक तो आप इसको बना नहीं पाओगे। तो अभी आ गया 1 माइनस समथिंग होल टू द पावर -1 का एक्सपांशन, तो इसमें तो x टू द पावर n का कॉफिशिएंट वही आएगा 5 टू द पावर n इंटू बाहर 5 है और -4 इंटू इसमें x टू द पावर n का कॉफिशिएंट तो 4 टू द पावर n ही आएगा। सो आंसर विल बी 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर n प्लस 1। ये थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा प्रॉब्लम था। इस तरह का प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं या फिर कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी आपको मिल सकता है। क्लियर है? अभी ये सब तो आसानी है, देखो है ना। ये एक्सपांशन अब जानते ही हो क्या है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 का एक्सपांशन है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -हाफ, है ना। और उस जगह पे आप x टू द पावर n का कॉफिशिएंट निकाल देना, खत्म बात है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, है ना, हाफ इंटू हाफ -1, सही है, हाफ -2, ऐसे करते करते हाफ माइनस कहाँ तक जाना है, x टू द पावर n का कॉफिशिएंट जाना है, तो यहाँ पे r-1 तक चलते हैं ना, तो ये n-1 तक चलेंगे डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला जाएगा सिंप्लीफिकेशन होते 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 होते। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल आप कर सकते हो यार आराम से। अगला क्वेश्चन, r+1th टर्म अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता है तो r का वैल्यू क्या होगा। तो जनरल टर्म लिखो ज़रा, क्या होगा इसमें जनरल टर्म, बताओ ना किस क्या होगा इसमें। जनरल टर्म हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट कहाँ तक, n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल x टू दी पावर r। तो r+1th टर्म जो है उसका जो टर्म आएगा वो तो यही होगा ना, r+1th टर्म, जहाँ पे x टू दी पावर r आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग तो x टू दी पावर 0 से हुआ है, तो यही हो जाएगा r+1th टर्म। तो अगर ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब हो पाएगा, जब ये नेगेटिव होगा। तो ये अगर नेगेटिव होता है तो दिस लेस देन 0, मतलब r का वैल्यू हो जाएगा 9/2 से बड़ा, 4.5 से बड़ा, मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म जो आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, फोर्थ टर्म तक सारे के सारे पॉजिटिव होगा। देख लो ना, अगर फोर्थ टर्म का बात करूँ तो r का वैल्यू 3 होगा, अगर यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो ये 7/2 - 2 आता है, तो 7/2 हो जाएगा। फोर्थ टर्म मतलब r का वैल्यू 3 होगा, तो 7/2 - 2 होगा, दैट इज 3.5 - 2। और फिफ्थ टर्म अगर पुट करूँ तो r का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू 5 होगा। r का वैल्यू 5 मतलब सिक्स्थ टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म तक पॉजिटिव आएगा। फिफ्थ टर्म मतलब r का वैल्यू 4, r का वैल्यू 4 रख के देखो, ये 7/2 - 3 कितना आता है, 7/2 - 3 0.5 आता है ना। उसके अगला वाला ही -0.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। और इससे पहले वाले सारे फैक्टर तो पॉजिटिव ही होगा टिल फिफ्थ टर्म, बट सिक्स टर्म में जाकर के लास्ट वाला फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, जिस वजह से पूरा एंटायर टर्म नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग पावर में एक्सपांड करना है, तो वही वाला लफड़ा हो गया नोट का, है ना, कि 3 कॉमन लाना है या 2x कॉमन लाना है ना। अगर आपको असेंडिंग पावर चाहिए तो आप 3 को कॉमन लेकर के आ जाइए, अगर आपको डिसेंडिंग पावर चाहिए तो 2x को कॉमन लेकर के आ जाइए, तो 3/2x आ जाएगा। तो 3/2x होल स्क्वायर, 3/2x होल क्यूब, ऐसे कहानी चलता जाएगा, है ना। और असेंडिंग पावर अगर आपको चाहिए तो 2x/3 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1 से 1 के अंदर, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 से -3/2। और डिसेंडिंग पावर के वक्त x का रेंज क्या हो जाएगा, x का रेंज हो जाएगा 3/2x का मॉड्यूलस लेस देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x निकाल दो, वही हो जाएगा डिसेंडिंग पावर के वक्त x का रेंज। मतलब अगर इस एक्सपांशन को आपको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखना है, देन x का रेंज क्या होना पड़ेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x तो आप लिख नहीं पाओगे ना, तो कुछ वैल्यूज ऑफ x के लिए इसको डिसेंडिंग पावर में एक्सपांड कर सकते हो और कुछ वैल्यूज ऑफ x के लिए इसको असेंडिंग पावर में एक्सपांड कर सकते हो। सही बात है? क्लियर है? तो देखो यार, अभी जैसे क्वेश्चन बताया था 8 नंबर 12 नंबर, तो उसी प्लेटफॉर्म में है क्वेश्चन। ठीक है ना, सही बात है ना। और इसको आपको बोला है 4 डेसिमल कैलकुलेट करना है, मतलब समझ ही रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा, स्क्वायर वगैरह। तो ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, एज यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर का नज़दीक है, 7 स्क्वायर का नज़दीक है। तो इसको 7 स्क्वायर - 2 होल टू दी पावर -हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 7 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1/7 बाहर आ जाएगा ना। और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस होल टू दी पावर -हाफ। ठीक है, तो अभी इसको आप बाइनोमियली एक्सपांड कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेशन अप टू 4 डेसिमल 1 + nx लिख दीजिए, तो जो आता है वही हो जाएगा आंसर। 2/49 × हाफ, वही हो जाएगा आपका आंसर। कर दीजिए अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी आप जानो, है ना, अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिएगा बस। ठीक है,
या फिर अगर आपको 4 डेसिमल तक चाहिए तो और एक्यूरेट अगर हम इसको करने जाए, ठीक है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करके एज ये 1/7 तो रिपीट होता जाएगा ना, रेकरिंग डेसिमल होगा। तो बस यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेना यार, नहीं तो 2-3 टर्म तक लिख के देख लेना। अगर मतलब पहला 2-3 टर्म टर्मिनेटिंग आ रहा है तो 2-3 टर्म तक आपको जाना पड़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप निपटा सकते हो। तो हो गया ये सब, है ना। 12 नंबर देख लेते हैं यार, 12 नंबर देख लेते हैं, फिर ख़त्म कर देंगे लेक्चर। क्यों? चलो हाँ सर, ख़त्म तो करोगे ना, पूरा साल बाइनोमियल ही पढ़ा दोगे क्या? सिर्फ आता है बोल के इतना पढ़ा दोगे, पढ़ाया नहीं पहले बोल के इतना पढ़ा दोगे, तो गलत बात है। fx gx फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन f इंटू जी। ओके, सो f इंटू जी, यहाँ से 1 प्लस एक्स आएगा, इसको खत्म कर डालेगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर -2। सही बात है, क्लियर? इसको एडजस्टमेंट कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, पहले तो -2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। सही है, और यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -2। ठीक है दोस्त, चलो। तो अभी मैं, अगर मेरे को x टू द पावर n का कॉफिशिएंट ढूंढना है, अभी अगर मेरे को यहाँ पे x टू द पावर n का कॉफिशिएंट ढूंढना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरे को x टू द पावर n का कॉफिशिएंट यहाँ पे ढूंढना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? है ना, इसको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर देता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। याद है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x टू द पावर n का कॉफिशिएंट ढूंढना है तो वो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली आप बोलोगे सर इसमें x टू द पावर n का कॉफिशिएंट बोलो, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस, फिर -2 इंटू इसमें कितना चाहिए? x टू द पावर n चाहिए नहीं होगा, x टू द पावर n माइनस 1 चाहिए होगा, क्योंकि बाहर x है। समझो? फिर अगला वाला क्या होगा? +3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, है ना। फिर क्या होगा? -2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 4, और फिर आखिरी वाला आएगा +1 इंटू, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए ना, तो n-1 n-2, ये n-3 हो जाएगा, यहाँ पे n-4 आ जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर n का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, है ना, ये हो गया आपका n का वैल्यू। ठीक है, तो c जिसका कॉफिशिएंट चाहिए वो नीचे आता है, r के जगह पे n आएगा, है ना, और ऊपर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? n से 1 कम आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है? मतलब ये टर्म आपका क्या दिख गया? ये टर्म आपको दिख गया n+1 cn। सही बात है, n+1 cn दिख गया आपको। क्लियर है दोस्त? सही है ना। चलो, उसके आगे तो सिमिलरली आप करते जाओ, उसके आगे आप सिमिलरली करते जाओ। बस n के जगह पे n-1 लिख दीजिएगा, n के जगह पे n-1 लिख दीजिए, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n-1, फिर ये आ जाएगा n-1 फिर ये आ जाएगा n-2 और फिर ये आ जाएगा n-3 है ना। और इसको अगर चेंज करके लिखना चाहते हो तो n-3 भी लिख सकते हो, बिकॉज NCR इक्वल टू NC वाला प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो वही चीज़ आपके पास रिपीट हो जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एग्जैक्टली आंसर मैच भी हो गया, यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको कम समय में बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़ा दिया, एक एक प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, कुछ भी छोड़ा नहीं, याद रखना। एक भी वैरायटी का सवाल छोड़ते नहीं है सर, याद रखना।
ठीक है। तो एक एक चीज़ के साथ मैंने आपको बता दिया। जब भी ये सही तरीका नहीं है, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, मैं ऑफलाइन वगैरह में सब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता कभी भी, है ना। इसी चीज़ को आपको क्लास में करने के लिए देना चाहिए एंड देन डिस्कस करो तो सही कनेक्शन होता है, ठीक है। मतलब पूरा एकदम फीलिंग आता है, मेरे को भी समझ आता है, मेरे को भी समझ आ जाता है कि बच्चों को समझ आया, ठीक है ना। तो वो कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से 100%, बाकी आप लोगों के साथ जूम में क्लास के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है? तो चलो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स ओवर। अब इसी के ऊपर बेस करके कुछ सीरीज प्रॉब्लम देख लेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के ऊपर, ठीक है। और वो देखने के बाद अंत में हम लोग किस में चले जाएंगे, कुछ कॉफिशिएंट मेथड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे, हो जाएगा खत्म। बाइनोमियल थ्योरम हमेशा हमेशा के लिए एक एक चीज कवर करके पूरा कंप्लीट, इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना किसी मटेरियल में, ना किसी दुनिया भर के किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? सफिशिएंट 20 घंटा बाइनोमियल थ्योरम, उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे पागल हो जाएंगे, उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वाकई ये स्पून फेटिंग हो जाएगा, है ना। अभी आपको खुद से मटेरियल सॉल्व करना चाहिए सोच के, नहीं तो एडवांस में तो देखे हुए क्वेश्चन कम आते हैं ना यार, आते बट कम आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वैरायटी कर लिए तो देखे हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट फिर भी कुछ एक आध तो नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना। तो उस नए प्लेटफॉर्म में एकदम से खुद को डालने के लिए आप कम क्वेश्चन करो बट खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो तब ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पे बेसिक्स तो हर टीचर बता ही देता है ना, तो खुद से सॉल्व करो, और जहाँ पे ज़रूरत होता है उस जगह पे आप टीचर का हेल्प लो। यही मेरा एक ही सजेशन है, ठीक है। तो जितना आप नया वैरायटी को खुद से सॉल्व करके दोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट उतना ज़्यादा आपको होगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप पूछ लीजिएगा अकॉर्डिंगली। और आखिरी लेक्चर एक और बाकी, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, है ना। तो ऑफिशियली बाइनोमियल सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ है भी नहीं पढ़ाने लायक। अगले लेक्चर में ऐसे ही कुछ सीरीज प्रॉब्लम और डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बताऊंगा, कोएफिशिएंट से कैसे करोगे, बस वही चीज़ है। ये खास कोई टॉपिक नहीं है बाइनोमियल का, बस एप्लीकेशन है, बता सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा। पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से सवाल करते रहिएगा, डाउट्स क्लियर करते जाइएगा, और बाकी हम आखिरी लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अलविदा।